everyone and welcome to the class of finance, and let's start with the stocks fundamental. The basics fundamental. Basics fundamental मतलब profit, sales, earning per ratio, EPS, P ratio और डेप्ट वगैरह ये सब। अब बेसिक्स जानना क्यों जरूरी है? ये मदद करते हैं हमें कोई भी स्टॉक्स के कुंडली निकालने में। पास्ट में वो कैसा परफॉर्म किया है, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस देगा, सब कुछ। इस सब से हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स मल्टी बैगर होने वाला है। फंडामेंटल मींस हम लोग उसका बैलेंस शीट स्टडी करने वाले हैं। और चिंता मत करिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत आपने सुना होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना ये इतना भी आसान नहीं है, पर इस वीडियो के बाद आप आराम से मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, और वो भी जस्ट 5 सिंपल स्टेप्स में आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा क्रैप है और कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक्स। सो लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट 5 सिंपल स्टेप्स। द फर्स्ट इज promoter holding, second is ROE, return on equity, third is sales profit EPS, earning per share, fourth is D by E, debt by equity, and fifth, the most important, equity capital and share capital। लोग कोशिश करेंगे कि चीजों को सिंपल रखना और उसको उलझाना नहीं। नाउ फर्स्ट इज प्रोमोटर्स। सो प्रोमोटर्स कौन है? प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी के ओनर्स हो या तो इन्वेस्टर्स हो। अब प्रोमोटर्स में भी 3 तरह के लोग होते हैं, लाइक फर्स्ट इज द ओनर्स, सेकंड FII मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो इंडिया से बाहर जो इंडियन कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स वो होते हैं FII। और थर्ड है DII मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो इंडियन के इन्वेस्टर्स जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहलाते हैं DII। और एक इंपॉर्टेंट बात आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रोमोटर्स होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50%। जितना ज्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग होगा उतना ज्यादा अच्छा कंपनी होगा। तो अब 50% हो गया प्रोमोटर्स होल्डिंग्स, अब नेक्स्ट 50% किसके पास होगा? ऑफ कोर्स पब्लिक के पास। सो पब्लिक होल्डिंग शुड बी लेस देन 50%, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रोमोटर्स को उस कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो कंपनी सही परफॉर्म नहीं करेगी। नाउ द सेकंड इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब स्टॉक्स आपको कितना रिटर्न दे रहा है पर ईयर, एंड जो ROE है वो एटलीस्ट 12% से ज्यादा का होना चाहिए, तभी उसको बेटर माना जाता है। नाउ और थर्ड पॉइंट इज सेल्स प्रॉफिट EPS, अर्निंग पर शेयर। अब हम लोग इसका पिछले 5 साल का ग्राफ देखेंगे, और वो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग का ग्राफ में होना चाहिए, तभी वो बेटर परफॉर्म करेगा। लेट्स सपोज एक स्टॉक्स है X, उसका प्रॉफिट्स है 2016 का 1 CR, 2017 का 2 CR, 2018 का 3 CR, 2019 का 3.12 CR, 2020 का 4 CR। So as we can see, its profits is consistently increasing. So तुम्हें ये कह सकते हो कि in future this company will be a multi-bagger stocks. Fourth step is D by E, D upon E, which is debt upon equity. Suppose there's a stock X whose debt upon equity is 2. So debt upon equity is equals to 2 upon 1. तो अगर किसी कंपनी का एक वो कमा रहा है और उसका डबल 2 गुना उसको वो देना पड़ रहा है, तो वो कंपनी तो लॉस में चल रहा है, और ऐसे ही कंपनी फ्यूचर में बर्बाद होती है। लेट्स सपोज और एक कंपनी है Y, जिसका डेप्थ अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 0.7, डेप्थ अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 मींस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। उसका 3 बच रहा है, तो वो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है अपनी कंपनी, और ऐसी कंपनी, और वो फिर ग्रोथ में जा रही है। सो दैट्स द कंक्लूजन दैट डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल्स टू और लेस देन 0.5, तभी कंपनी वो ग्रोथ करेगी। सो नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इक्विटी कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। सो हम लोग इसके डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, वो आप गूगल करके आप देख सकते हो। नाउ
जो इक्विटी कैपिटल एंड शेयर कैपिटल होता है वो अंडर 200 ही होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो स्टॉक का इंक्रीजिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट स्टिल हम लोग उस पॉइंट पर सिर्फ रिलायबल नहीं हो सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स हम लोग को देखना पड़ेगा और तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फाइनली दैट विच इज द मल्टी बैगर स्टॉक्स।